नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते होंगे, लूसेंट जीके की बुक को हम सब कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सब डेली एक चैप्टर को कवर करते हैं। सबसे पहले हम सब हिस्ट्री को शुरू किए हैं। हिस्ट्री में हम सब प्राचीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। अब हम सब मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत किए हैं। मध्यकालीन इतिहास में आज जो टॉपिक हम सब कवर करेंगे, हम सब तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तुगलक वंश के बाद हम सब चलेंगे सैयद वंश को समझेंगे, लोधी वंश को जानेंगे। उसके बाद हम सब विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, लूसेंट जीके की यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आपको यह लूसेंट जीके के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराएंगे। आइए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हम सब समझते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चला था। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो जो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का भी निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन है? तो आप जानते रहे गयासुद्दीन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं थी। पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जो कि 1326 से 1327 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30। खुरासन एवं कराची का अभियान। दोस्तों आगे हम से बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इन नगरों में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। दोस्तों गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है। एग्जाम में आपके यही पूछा गया था कि रक्त पिपासु किसे कहा गया है? आप जानते रहे, इसी को रक्त पिपासु के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा दोस्तों गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधन के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरसान से पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। संकेत मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की भी संख्या दी थी। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय
हाँ, मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहल, एक मिनट, हाँ, मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसे एक तोता के एक ऐसी बिरहड़ी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन अलैया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख सुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध से लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का दोस्तों 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इनमें दोस्तों हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिजराबाद ये मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों के वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। इसने ज़ियाउद्दीन बरनी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन के समय ही मलिक कुर्सक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी।
अब हम समझते हैं यहाँ से सैयद वंश जो चला था दोस्तों 14 से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज़्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज़्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज़्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शहरुख को कर भेजता था। खिज़्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज़्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। इसके बाद आता है दोस्तों लोधी वंश जो चला था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खान जो कि 17 जुलाई से लेकर 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा के शहर की स्थापना की। किसने किया था दोस्तों? आगरा शहर की जो स्थापना किया था किसने किया था? वो सिकंदर लोधी ने किया था। भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही किया था। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। दोस्तों किसने दिया था? सिकंदर लोधी ने। दोस्तों नगरकोट की एक ज्वालामुखी मंदिर था, उसकी मूर्तियों को तोड़कर उसके मूर्तियों के जो अवशेष थे उसे जो है कसाईयों को दे दिया था कि इससे तुम मांस तौलो। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 12 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोधी शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तान में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्योहारों में मुख्तया होली में भाग लेता था। नोट: दिल्ली के मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 15 से 5 ईस्वी में बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने ही दिया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। अब हम समझते हैं कैसी सल्तनत व्यवस्था थी, शासनकाल की कैसी व्यवस्था थी। समझते हैं। केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश का शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बारे खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम सुल्तान के राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री और उससे संबंधित विभाग। अब हम समझते हैं मंत्री और उससे संबंधित जो विभाग थे। वजीर दोस्तों यह प्रधानमंत्री होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुसरी से
ममालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा, मजमूदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, खजीन कोषाध्यक्ष आरिज ममालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख, शरद उल सुदूर धर्म विभाग में दान विभाग का प्रमुख होता था, काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, वकीली ये दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने के लिए, दीवाने खैरात जो होता था दोस्तों वह दान विभाग था, दीवाने बंदगान दास विभाग था, दीवाने इस्तिहाक यह एक पेंशन विभाग था। अब हम समझते हैं विभाग और बनाने वाला सुल्तान किसने कौन सा विभाग बनाया था। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था, दीवाने बंदगान यह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दीवाने इस्तिहाक जो कि एक पेंशन विभाग था यह फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसान नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इख्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नायब या वली या मुक्त द्वारा होता था। इख्ताओं को सिखों जिलों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। अब हम समझते हैं कर की व्यवस्था कैसी थी। कर की व्यवस्था उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा, जजिया कर दोस्तों गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। दोस्तों अभी कमेंट करके बताइए जजिया कर किसने लगवाया था। अभी हमने इसके पहले ही बताया था, अब बताइए जजिया कर किस शासक ने लगवाया था। आगे बढ़ते हैं। नोट खम्स या लूटे हुए धन, लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि से में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल फरगने का मुख्य अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला एक अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर-ए-सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद जो छोटे जमींदार मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अब यहाँ पर हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को। 10 अश्वरोही 1 सरे खेल, 10 सरे खेल बराबर 1 सिपह सलाहकार, 10 सिपह सलाहकार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 मलिक बराबर 1 खान। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्लें के घोड़े
तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से लाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के चार महत्वपूर्ण स्रोत थे। क्या थे दोस्तों? कुरान थे, हदीस था, इज्मा था और क़ियास था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। अब हम समझते हैं स्थान प्रसिद्धि के कारण, किस प्रसिद्धि के कारण है। सुरसुती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिवाड़ा व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत कालीन मुद्राएं व्यवस्थाएं चांदी के टके और तांबे की दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब हम समझते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम सब बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना के दृढ़ संध से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की भी स्थापना की थी। अब हम समझते हैं संगम वंश के प्रमुख जो शासक हुए। हरिहर दोस्तों, हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी में, बुक्का फर्स्ट 1356 से 1377, हरिहर सेकंड 1377 से 1404, देवराय फर्स्ट 1406 से 1422, देवराय सेकंड 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन जो कि 1446 से 1465, विरूपाक्ष सेकंड 1456 से 1485। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। आगे हम सब बढ़ते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के संबंध थे। विजयनगर साम्राज्य क्रम से निम्न वंशों, एक मिनट दोस्तों, निम्न वंशों ने शासक किया। संगम, सुलभ, तुलुभ एवं आर्वेड वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासक के सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली की यात्रा निकोलो कैंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालों की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था। ये उन्हें जागीरें भी दी थीं। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगवेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था।
भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सल्लू नरसिम्हा ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना 1485 से 1506 ईस्वी में स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश 15 से 5 ईस्वी से 1565 ईस्वी की स्थापना में वीर नरसिम्हा ने की थी। तुगलक वंश का महान शासक कृष्णदेव था, कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1 मिनट दोस्तों, तो हाँ ठीक है, 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुवम तिम्मा कृष्णराव का योग मंत्री एवं सेनापति था। वह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्य एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। पांडुरंगम महात्यम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने किया था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 15 से 29 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, अंतर पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तेलुगु वंश का अंतिम शासक सदाविस था। राक्षसी तंगड़िया तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम मोहन राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब एवं कृष्ण गोदावरी के कसार और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यवीडु वंश 1570 से 16 से 72 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविड वंश का अंतिम शासक रंग थर्ड था। आगे बढ़ते हैं। अराविड शासक वेकंट सेकंड के शासनकाल में ही वेडेयार ने 16 से 12 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था कि प्रांत मंडल कोट्यम, उलनाडु जिला, नायडू, मेला ग्राम, 500 ग्राम का समूह जो था उरु ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिनके सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं करमुक्त भूमि प्रदान करते थे। इनका अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों को की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी, न ही दान की जा सकती थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? यात्री दोस्तों, निकोलो कोंटी जो कि इटली का था। कब आया था? 14 से 20 ईस्वी में। किसके शासक काल में? देवराय फर्स्ट के। अब्दुल रज्जाक जो कि किस देश का था? फारस का था। 14 से 42 ईस्वी में। देवराय सेकंड
नूनिज जो कि पुर्तगाल का था 1535 ईस्वी में आया था। अच्युत राय। डोमिंग पायस जो कि पुर्तगाल का था 15 से 15 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने। बारबोस पुर्तगाल का था जो 15 से 16 ईस्वी में, जो कि शासक किसे कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कड़िक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर एवं वर वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे युद्ध में शव का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों व परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं को कृषि नहीं करते थे, आगे बढ़ते हैं, किसान को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटुग्गु कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे वह कूदू कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। विभाग को जोरी खाना भी कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को ही पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनके आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडपों की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। नोट समझते हैं। विजयनगर की मुद्रा को पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा को हुर्द कहा जाता था। अब हम समझते हैं बहमनी राज्य को।